फ्रेंड्स और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत प्यार। मैं ओम प्रकाश छंगानी हूँ और आज हम लोग इस कार्यक्रम में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की थी, जहाँ पे मैं उनके कॉन्स्टेंट कॉलेज का 6 साल तक प्रिंसिपल रहा और उसके बाद में 3 साल तक प्रोवीसी रहा और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद में मैं 4 साल तक डायरेक्टर जनरल ऑफ अपेक्स ग्रुप रहा और अभी वर्तमान में मैं वहाँ पर वाइस चांसलर हूँ। और आज हम लोग इस कार्यक्रम में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त पर मैं उन सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने 10th और 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है और अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो है वो आपकी नॉलेज का कोई बैरोमीटर नहीं है और आने वाले समय में आप हो सकता है कि आप उन लोगों से भी आगे निकल जाएं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपसे आगे हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि जो आपके 10th और 12th में मार्क्स आते हैं और वो विद्यार्थी आगे जाके कई बार कमज़ोर हो जाते हैं और जिन लोगों के कम मार्क्स आए आज की तारीख में वो आगे जाके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक क्लिक करने वाली बात है कि आपको कब क्लिक करता है। इस मौके पर सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स को ये सोचना है और टीचर्स को ये सोचना है कि इन बच्चों में क्या खासियत थी। हर बच्चे में कोई न कोई हुनर होता है, उनके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। पेरेंट्स की और टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो जो हिडन टैलेंट है उसको खोज कर बाहर निकाले और उसको तराशे और उसको आगे बढ़ाए। मुझे हमेशा एक कार्नेगी की एक एनेक्डोट है वो हमेशा याद रहता है और मैं ज़्यादातर लोगों से इस बात को शेयर करता हूँ कि एक बार किसी ने उनसे पूछा, वो बड़े बिजनेसमैन थे यूएस के, कि आपके सक्सेसफुल होने का राज क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा सक्सेसफुल होने का राज ये है कि मैं हर आदमी के अंदर छुपी हुई उस प्रतिभा को खोजता हूँ और इस प्रतिभा को खोजने का तरीका ये है कि जैसे आप गोल्ड को खोजते हैं तो जब सोने की खोज में आप जाते हैं तो जो सोना हज़ारों टन जो मिट्टी में दबा है उसकी तरफ नहीं देखते हैं, आप उस गोल्ड की तरफ देखते हैं कि वो कहाँ है और उसको खोजते हैं। इसी तरह से आदमी में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको पहचानने का काम टीचर को और पेरेंट्स को करना है ताकि बच्चे का विकास उस डायरेक्शन में हो सके जो उसके अंदर प्रतिभा है और उसको हम बाहर निकालें। आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। मैंने इस चर्चा के लिए 4 विशेष बिंदु लिए हैं जिनको मैंने OTPs का है। OTP आपके मोबाइल पर आते होंगे, तो ये OTP है क्या, इससे करियर कैसे डिसाइड होता है। OTP इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे हम जान सकते हैं कि 4 बिंदु क्या हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन लेने का। एजुकेशन लेने का ऑब्जेक्टिव आपका नॉलेज है या आप किसी जॉब के हिसाब से एजुकेशन ले रहे हैं या आपको कुछ भी पता नहीं है और आप केवल ये सोच रहे हैं कि बस एजुकेशन लेते जाएं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और उसके क्या फ़ायदे हैं वो आगे आके हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके 2 टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में जो हम लोग स्कूली शिक्षा में जो हैं उनमें हमारे पास में 2 टर्निंग पॉइंट आते हैं। एक टर्निंग पॉइंट है 10th का और ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जब हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और इसमें 3 मुख्य जो धाराएं हैं उनमें से कौन सी धाराओं को हमें सेलेक्ट करना है, साइंस को लेना है, कॉमर्स को लेना है या आर्ट्स को लेना है, तो बड़ा क्रिटिकल इश्यू होता है। और इस वक्त हमारे को ये सोचना है कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करें। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है वो ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है
पर्सनालिटी के बेसिस पे और जो आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है और जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है उसके हिसाब से आप किस विषय का चयन करें ताकि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे हुआ है और आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और लास्ट जो है वो है आपका फाइनल सिलेक्शन। जब आप 12th पास कर लेंगे तो आपके सामने जो आपने जो 3 महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनमें से जो एक चुना था 10th में, तो उसके बाद में 12th में आपको उसमें से कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हो ये सोचना है। और ये आप जो विषय सेलेक्ट करोगे ये आपका पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर देगा, आपके जीवन जीने के तरीक़ों को चेंज कर देगा, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम वापस पहले पॉइंट पे जिसको हम थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एजुकेशन का। यदि आपका एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो आप ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार बहुत ही अच्छी बात कही थी, लिव एज इफ यू आर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। तो ये बात जो है, यह बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सीखने का जो तरीका है वो ज़िंदगी भर चलता है, कभी ख़त्म नहीं होता। हमें हर वक्त सीखना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नॉलेज जो गेन करते हो आप, वो नॉलेज आप यदि आप नॉलेज के हिसाब से अपने एजुकेशन लिया है तो उस नॉलेज के बेसिस पे आप किसी भी विषय में आप इतनी क्षमता हासिल कर लेंगे कि आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकें, उसको इवेलुएट कर सकें, उसको उसके बेसिस पे कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है वो आपने चाहे किसी भी विषय में ली हो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए आपको नॉलेज पे फोकस करना है, ना कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पे फोकस करना है, ना कि आपको टाइम पास वाले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे एक आदमी किस प्रकार की नॉलेज की बेसिस पे दूसरे फील्ड में जाके बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। आप लोग क्योंकि सारे यंग हैं, 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे, हो सकता है आपने उनका नाम नहीं सुना हो, लेकिन जो हमारी एज के लोग हैं, जो इस एज ग्रुप के हैं, उन सबको पता है कि वर्गीस कुरियन एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आप लोगों ने सामने अमूल चॉकलेट खाई होगी, अमूल बटर यूज़ किया होगा। उस अमूल डेयरी के संस्थापक, वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लंबे समय तक चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा साइंस में ली चेन्नई में, और जब हायर एजुकेशन के लिए वो सोच रहे थे तो उनको कोई अमेरिकन स्कॉलरशिप मिली अंडर कोलंबो प्लान। उनको यूएस में जाना पड़ा और वहाँ जाते वक्त उनको कहा गया कि आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन वहाँ जाकर, क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फ्रीडम है, आप अपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट कर सकते हो, उन्होंने अपना सब्जेक्ट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर साइंस सेलेक्ट किया, क्योंकि उस ज़माने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो रहा था और लोग सोच रहे थे कि इसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावना है, तो उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स को लिया। लेकिन जब वापस इंडिया आए तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनको वापस डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना पड़ा। उनको आनंद भेजा गया। आनंद भेजने पर उनको लगा कि ये जो सिटी है ये मेरे लायक नहीं है, ये जो जॉब है, मेरे जो विचार है उससे मेल नहीं खाता है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार चिट्ठी लिखी कि भाई मैं इस जॉब के लिए आपने लगा रखा है मुझे, लेकिन ये जॉब जो है मेरे उसकी क्वालिफिकेशन और उसके हिसाब से मैच नहीं खाता है, और आप इतना मेरे पे पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो बेकार में। तो उन्होंने कन्विंस किया गवर्नमेंट को कि आप वापस चले जाओ। जब वो जा रहे थे तो वहाँ गांव के किसी एक बड़े प्रधान ने उनको कहा कि आप जा ही रहे हो, अभी आपकी नौकरी हाथ में नहीं है, आप हमारे डेयरी में काम करिए 2 महीना, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। 600 रुपीज़ को उनको काम करने के लिए एग्री करवा लिया। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वो काम करते करते धीरे धीरे उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए और इतने ज़्यादा उसके बारे में जानकर और आगे बढ़ते रहे। अपने दोस्तों को उन्होंने इन्वॉल्व किया जो डेयरी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स थे, और धीरे धीरे एक इतना बड़ा रिवोल्यूशन लाए वो आनंद में और गुजरात के पूरे एरिया में। जो कॉपरेटिव का विषय उनके सब्जेक्ट नहीं था,
जो डेयरी टेक्नोलॉजी का ABCD वो नहीं जानते थे, उसमें वो इतने आगे बढ़े, इतनी संस्था को आगे बढ़ाया कि उन्होंने उनके काम को पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा और वो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहलाए। जिस तरह से फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे, उसी तरह से ये फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहलाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और किस तरह से नॉलेज का यूज़ करते हैं और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मेंटेन करते हैं। दूसरे जो पॉइंट था मेरा, टर्निंग पॉइंट आपका 10th और 12th क्लास। 10th क्लास इसलिए टर्निंग पॉइंट है कि 10th में आने क्लियर करने के बाद में आपको ये सोचना है कि मेरा मेजर फील्ड क्या होगा। मुझे साइंस के डोमेन में रहना है, मुझे कॉमर्स के डोमेन में रहना है, या मुझे आर्ट्स के डोमेन में रहना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी किस में है, व्हाट यू आर, हु यू आर। ये इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है ताकि आपको ये पता लगे कि मुझे कौन से एरिया में जाना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सोसाइटल प्रेशर से डिसाइड करते हैं कि मुझे साइंस में जाना है, हमें पेरेंटल प्रेशर से डिसीजन लेना होता है कि मुझे साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या किसी में। हर एक विषय में अपार संभावना है, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से सोचोगे तो आपको सही विषय में जाने का मौका मिलेगा और उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो है वो है टर्निंग पॉइंट 12th के बाद में आपको डिसीजन लेना है कि आप यदि विद इन साइंस है तो आपको कौन सा करियर डेवलप करना है। आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, मेडिसिन में जाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जाना है, आपको पैरामेडिकल साइंसेस में जाना है, क्योंकि ये सारे फील्ड अलग हैं और आपको और आपके जीने के तरीके को चेंज कर देंगे, आपकी सोच को चेंज कर देंगे, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे। कॉमर्स में आप हैं तो कॉमर्स में आप CA के लिए स्ट्राइक करें, या BCom और MCom के लिए स्ट्राइक करें, या ICWA के लिए करें, या आप कोई सॉफ्टवेयर सीख के कोई और दूसरे काम को करना चाहेंगे, क्योंकि अकाउंट्स के खुद की गवर्नमेंट के खूब सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जहाँ अलग से सिलेक्शन होता है। गजेटेड ऑफिसर तक बन सकते हैं आप अकाउंट्स में, और भारत सरकार में भी बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। आर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आर्ट्स के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें भले ही आपने इंजीनियरिंग की हो, मेडिसिन में किया हो, लेकिन जब आप IAS और जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनमें जब आप जाते हो तो आपको हमेशा आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो क्यों नहीं, यदि आप उसके बारे में पहले से ही सोच रहे हैं तो क्यों नहीं आप आर्ट्स को सब्जेक्ट लेके आगे बढ़े। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना और किस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना होगा। तीसरा जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और ये दो चीज़ें हमारे सिलेक्शन ऑफ करियर को कैसे अफेक्ट करती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जॉब पियाजे जो थे, एक स्विस फ्रेंच ओरिजिन की साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने बताया कि कैसे आप जो है आपका कॉग्निटिव जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। बच्चे में 3 तरह से ये डेवलपमेंट होता है। एक तो जो बच्चे की जो स्कीमा होती है उसमें मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती है वो उन इन्फॉर्मेशन को सेकंड स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेट करता है, एसिमिलेट करता है इन्फॉर्मेशन को और अपने कॉग्निशन को डेवलप करता है। और फोर्थ जो है उन्होंने बताया कि ये 4 स्टेजेस हैं अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बच्चे की, जिसमें 1 से 2 साल की जो है वो सेंसरी मोटर है, दूसरा प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल की स्टेज है, और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। सेंसरी मोटर में आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे को जो है वो सेंस से और फीलिंग से पता करता है कि ये चीज़ क्या है, और उसके बारे में उसके दिमाग में वो नॉलेज डेवलप होती रहती है कि ये किसका हाथ है, ये मेरी मिल्क की बोतल है, ये सेंस मेरी मदर का है। तो इस तरह की जो सेंसरी मोटर है, हमारे जो 5 सेंसरी मोटर्स हैं हमारी बॉडीज़ में, उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और अपने कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करता है। तो जिस तरह से हमारा माइंड डेवलप होता है उसी तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी एजुकेशन का कौन सा विषय जो है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
इस पे मायर्स एंड ब्रिग्स दो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और मिस्टर जंग जो है उनकी थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसके उन्होंने कई चीज़ें बताई उन्होंने, जिसमें जिसके बेसिस पे उन्होंने आदमी को 16 टाइप की डिफरेंट पर्सनालिटी कैटेगरी में डिवाइड किया। पूरी दुनिया के लोगों को 16 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। हो सकता है कि उनमें से अलग अलग उनका लेवल हो। जो चीज़ बताई उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए आपका जो मेंटल फंक्शनिंग है वो किस बेसिस पे काम करता है। तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पहली 2 वेज ऑफ परसीविंग, हम परसीविंग कैसे करते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो परसीविंग करने के 2 तरीके उन्होंने बताए कि एक होता है हमारा सेंसिंग और दूसरा होता है हमारा इंट्यूशन। सेंसिंग हम 5 जो हमारे सेंसेस हैं और जो हमारे पास में जो एक्चुअलिटी का जो दायरा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये उसके बारे में हम कोई परसेप्शन डेवलप करते हैं। और दूसरा आदमी जो होता है वो एक्चुअलिटी के बारे में इतना बॉदर नहीं करता है, वो इस बारे में बॉदर करता है कि जो चीज़ है वो अनकॉन्शियस वे में उसके बारे में डिसीजन लेता है कि ये चीज़ क्या हो सकती है। इसी तरह से हम लोग 2 तरह से जजिंग करते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ जजिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग वो है जिसमें हम लॉजिकली डिसीजन लेते हैं कि भाई ये चीज़ ये होनी चाहिए। जैसे मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए। दूसरा जो है वो फीलिंग से करता है, जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में वो फील करता है कि इट इज़ प्लीजिंग और डिसप्लीजिंग और थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और जज करता है कि ये चीज़ ये होगी या कोई और होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ बताई वो थी कि जो हमारे प्रेफरेंसेस है वो एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्जन है। उसके बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि हम लोग एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट। अब आप यदि एक्सट्रोवर्ट हैं और आपने बिजनेस का काम लिया तो आप सर्टेनली सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इंट्रोवर्ट है और फिर भी आपने बिजनेस का करियर ऑप्ट किया है तो नेचुरल है आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। जर्नलिज्म है, आप लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आपको एक्स्ट्रावर्ट होना पड़ेगा। लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तो जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में जाने में आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी का जो डेफिनेशन होती है, जो 16 कैटेगरी की पर्सनैलिटी उन्होंने बताई, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका एक अलग से टेस्ट होता है, इसको टेस्ट को कहते हैं मैरी ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो MBT एक टेस्ट के नाम से आप गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ये टेस्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रियलिस्टिक आंसर्स बताएं वहाँ पे, तो आपको आपकी क्या पर्सनैलिटी है ये वहाँ पे पता लग जाएगा। इसी तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो जब डिफाइन हो गई तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हैं। एप्टीट्यूड जो है वो आपका एक नेचुरल एबिलिटी है, वो डिसाइड करती है कि आप कैसे लर्न करते हैं, कैसे किसी सब्जेक्ट में एक्सेल करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका एप्टीट्यूड लिंग्विस्टिक हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड आर्टिस्टिक हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड लॉजिकल हो सकता है, आपका मैकेनिकल और इंजीनियरिंग साइड का हो सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट करवा के आप ये पता कर सकते हैं कि आप कौन से एरिया में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी बातों के बेसिस पे फाइनली मैं आपको बताता हूँ, जो 5 टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आगे भविष्य में उसके बेसिस पे आप अपने करियर के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल एडवाइस। जितनी भी बाहर से जो आपको एडवाइस मिलती है कि भाई ये कर ले, वो कर ले, सोसाइटल, पेरेंटल, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है उसके बारे में पता करना है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप कहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम करियर मिथ्स। जो है मिथ्स इतने ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई इंजीनियरिंग में चले गए तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, मेडिकल में गए तो हम लोग खूब पैसा कमाएंगे। तो ये जो मिथ्स हैं सोसाइटी के, इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी लागू हो और आप उसको फॉलो करके आगे सक्सेसफुल हो। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अपना करियर चुनें। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम क्राउड मेंटेलिटी। आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है जो कोविड में भी है, हर्ड मेंटेलिटी। तो ये जो हर्ड मेंटेलिटी है, भीड़ जहाँ जा रही है, सारे के सारे लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं
तो आप सभी इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आपको इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आपके मैथ्स में बहुत कम नंबर आए, फिजिक्स की आपको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है क्योंकि भीड़ सारी इंजीनियरिंग में जा रही है, इंजीनियरिंग में जॉब मिल जाएगा, उस बेसिस पे आप जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और इसको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम लिमिटेड लर्निंग। कभी भी लिमिटेड लर्निंग से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो भी लर्निंग करना चाहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें आगे बढ़ के उसको कैप्चर करें और सीखने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल मैं स्टीव जॉब्स का बताता हूँ कि उन्होंने एक समय में कैलीग्राफी सीखी, और कैलीग्राफी सीखी उस वक्त उनको पता नहीं था कि इसका यूज़ क्या होगा, बट बिकॉज ही वॉज हैविंग दैट हॉबी, तो कैलीग्राफी सीखी। लेकिन जब एप्पल का मैकिंटॉश बनाया और उसके जो फॉन्ट थे और उनमें जो स्पेसिंग थी, दैट वाज ब्यूटीफुली डन बिकॉज ऑफ हिज कैलीग्राफी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग हर वक्त आपको ये सोचना है कि मैं क्या सीखूं, कैसे मैं मेरी नॉलेज को आगे बढ़ाऊं, जो मेरी हॉबीज़ हैं उनको कैसे आगे कल्टीवेट करूं, कैसे उसमें और निखार लाऊं, ये बहुत ही ज़रूरी है। देन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज़। किसी भी लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने से जो आपकी जो एबिलिटी है, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं, वो आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके कम कर लेंगे। कई बार ये होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो आज की तारीख में बैंक फंडिंग है स्टूडेंट्स को, आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं उसके लिए बैंक फंडिंग करवा के आप उस एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी अपार संभावना है जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी कैपेबिलिटी और अपने मेंटल डेवलपमेंट और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये डिसीजन लें कि कौन से एरिया में आप आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमारे कई विषय हैं जो 10th के बाद के और 12th के बाद के विषय हैं। जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे उस एरिया में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे आगे आके, एक कोई प्रोग्राम अलग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारी बात को सुना। थैंक यू।